दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? तो आप कहोगे कि बहुत सारे हैं। केमिकल है, सोलर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और भी बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी मैटर पर एनर्जी का कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, तब आपका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है हीट। मैं आपको बता दूं कि हीट जो है वो एनर्जी का सबसे कमाल का फॉर्म है। इसे हम बहुत सारी फील्ड्स के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि फिजिक्स तो है ही, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर भी पढ़ते हैं और भी कई सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम इसे पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हीट तो हर जगह पे है और उसका इंपैक्ट भी हर जगह पे है। ठीक है, तो हीट के मोशन की जो स्टडी है उसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसके नाम से ही पता चल रहा है, थर्मो यानी कि टेम्परेचर यानी कि हीट, ठीक है, और डायनेमिक्स यानी कि मोशन, हीट का मोशन। अब वैसे तो इनिशियली थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप उसके बेसिक्स पर फोकस करोगे तो ये चीज़ धीरे धीरे आपको समझ में आने लगती है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के लॉस के बारे में। जी हाँ, उसके मोशन के लॉस के बारे में। अब आप मुझसे पूछ सकते हो, क्या हीट जो है वो न्यूटन के लॉ फॉलो नहीं करती मोशन के मामले में? तो मैं आपको बता दूं कि जो हीट है वो एनर्जी का फॉर्म है, कोई ट्रेडिशनल पार्टिकल नहीं है जो वो न्यूटन के लॉ फॉलो कर पाएगी। ठीक है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है और अपने हिसाब से ही मोशन करती है। एग्जैक्ट मोशन उसका बताना बहुत मुश्किल है, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम लोग इसको इस लॉ से पढ़ते हैं, जो कि एक तरीके से स्टैटिस्टिकल लॉ ही है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ट्रेडिशनली थर्मोडायनेमिक्स के सिर्फ 3 ही लॉ थे, जैसे कि न्यूटन के लॉ थे। ठीक है, लेकिन जब और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ इस फील्ड के अंदर तो एक फंडामेंटल लॉ और जोड़ा गया, जिसको हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? अब देखिए, इसको सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास दो सिस्टम है, एक हॉट है एक कोल्ड है। ठीक है, जीरोथ लॉ में ये कहा गया है कि ये दोनों सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, यानी कि इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। टेम्परेचर बराबर होने का मतलब होता है दोनों के अंदर बराबर अमाउंट ऑफ हीट हो। गर्म वाला जो है, यानी कि जो हाई टेम्परेचर वाला है, वो अपनी एक्स्ट्रा हीट इसके साथ शेयर कर ले और दोनों एक ही टेम्परेचर पे आ जाएं, तो वो दोनों कहलाएंगे द थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अब इसका जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि दोनों का टेम्परेचर और हीट बराबर है, और दूसरा सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि दोनों की हीट बराबर है, तो पहला और तीसरा सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। भाई सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है कि अगर पहले वाले सिस्टम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे वाले का भी 25 डिग्री सेल्सियस है, दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब तीसरे वाले का भी 25 डिग्री सेल्सियस है, ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ऑब्वियस सी बात है ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगे। तो ये इसकी सिंपल सी स्टेटमेंट है और ये इसका डायग्राम है। तो आप थर्मल इक्विलिब्रियम का लॉ भी कह सकते हो इसको, और इस तरीके से आप जीरोथ लॉ को समझाते हो। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में।